हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे और ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर 2 का पार्ट है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है ये टॉपिक। ऑल्सो दिस लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ जीएस 2 बाय मी, जीएस मेंस, प्री प्लस मेंस प्लस एसए कॉम्बो। तो इन सभी कोर्सेज़ का ये लेक्चर पार्ट है। अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली यूएस के द्वारा एक अग्रीमेंट साइन कराया गया है यूएई और इज़राइल के बीच में। तो आप कह सकते हो यूएस ने एक ब्रोकर का काम किया है कि यूएई और इज़राइल के बीच में ये अग्रीमेंट साइन करवा के। तो ये जो अग्रीमेंट है इसको कहा गया है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड नाम है इसका एम क्या है कि यूएई और इज़राइल इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में फॉर्मल रिलेशन इस्टेब्लिश करना इस पूरे अग्रीमेंट का एम है। अब इस न्यूज़ के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस अकॉर्ड के मुताबिक यूएई और इज़राइल जो है वो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो यूएई इज़राइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हो गया। बट उसके बदले में इज़राइल जो है, जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, जो इज़राइल के द्वारा ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, उसके पार्ट्स को एनेक्स करने का जो अपना प्लान है उसको सस्पेंड करेगा। ठीक है, तो ये डील हुई है कि यूएई और इज़राइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश ज़रूर होंगे, बट उसके बदले में इज़राइल को जो अपने प्लान्स हैं ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के पार्ट्स को एनेक्स करने के, उनको खारिज करना होगा, उनको सस्पेंड करना होगा उन प्लान्स को। ठीक है, तो इसके साथ ही यूएई पहली गल्फ़ कंट्री बनेगी जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस इज़राइल के साथ इस्टेब्लिश कर लेगी। देखो, पहली गल्फ़ कंट्री बनने में और पहली अरब कंट्री बनने में बहुत डिफरेंस होता है। तो यूएई पहली गल्फ़ कंट्री है जिसने डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशंस जो है इज़राइल के साथ इस्टेब्लिश किए हैं अब। ठीक है, और गल्फ़ कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? देखो, गल्फ़ कंट्रीज़ में 7 अरब स्टेट्स आती हैं जो कि पर्शियन गल्फ़ को बॉर्डर करती हैं। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो। तो कौन कौन सी हैं ये? बहरीन, ठीक है, देन कुवैत, देन इराक, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई। ठीक है, तो ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके साथ ही यूएई ऐसा तीसरा अरब नेशन बनेगा जो इज़राइल को अब रिकॉग्नाइज़ करता है। तो पहले जो है, सबसे पहले इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया था इजिप्ट ने 1979 में और जॉर्डन ने किया था 1994 में। और इन दोनों कंट्रीज़ ने भी इसी बेसिस पे किया था कि इज़राइल ने जब ये माना था कि ठीक है, हम लोग पैलेस्टीन में एक अथॉरिटी जो है इस्टेब्लिश करेंगे उनके लिए, अपने लिए, ठीक है, तब जाके जॉर्डन और इजिप्ट ने एक ये अग्रीमेंट साइन किया था, तो रिकॉग्नाइज़ किया था। तो इससे पहले ये 2 ट्रीटीज़ होंगी, तो ये दोनों ट्रीटीज़ के बारे में भी शॉर्ट में हम आगे पढ़ लेंगे। अब अरब इज़राइल कन्फ्लिक्ट है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था 1915 में। हुसैन मैकमोहन है क्या? हुसैन एक अरब पर्सन थे और मैकमोहन एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे। तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ लेटर्स चले थे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, खत जो हैं एक दूसरे के बीच में इनमें एक्सचेंज हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ लेटर्स थे, इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि इन्होंने कहा था कि ठीक है, हम अरब्स को जो है वो इंडिपेंडेंट आज़ाद कर देंगे। ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि हम लोग अरब्स को आज़ाद कर देंगे। इसमें ब्रिटिशर्स ने इनको सपोर्ट कर दिया, बट उसके बदले में अरब्स को ऑटोमन एम्पायर को हराने में हमारी मदद करनी होगी। मतलब अरब जो है वो ऑटोमन एम्पायर को अपोज करने में ब्रिटिशर्स की मदद करेगा। तो अरब का असिस्टेंस इनको चाहिए था इसके लिए, और बदले में ब्रिटिशर्स जो है अरब्स को आज़ाद कर देंगे। तो ये था पूरा हुसैन मैकमोहन 1915 का कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये लेटर्स में ये बातचीत जो है पूरी एक्सचेंज हुई थी। अब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टीन को कैप्चर कर लिया था ऑटोमन एम्पायर से आफ्टर दी साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट विद फ्रांस 1916। साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट क्या है ये भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली ये अग्रीमेंट था जिसमें आप मान सकते हो कि एक तो थे ब्रिटिश, दूसरा था फ्रांस, ठीक है, और इनको साथ ही साथ रशिया का भी सपोर्ट था और पार्टली इटली का भी सपोर्ट आ गया था। बट मेन जो इसमें प्लेयर्स थे वो थे ब्रिटिश और फ्रांस। तो ये लोग बेसिकली क्या कह रहे थे, ब्रिटिश और फ्रांस का ये इनके बीच में ये एक काइंड ऑफ सीक्रेट ट्रीटी हुई थी ये, ठीक है। तो एक सीक्रेट ट्रीटी थी। इसमें ये कहा गया था कि इनको ये पता था कि हम वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऑटोमन एम्पायर को तो हरा ही देंगे। तो ऑटोमन एम्पायर को जब हम हरा देंगे, इसके बाद ये पूरा जो
एरिया है ऑटोमन एम्पायर का, इसको पार्टीशन किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो ये किस तरीके से डिवाइड होगा, तो ये इसके बारे में थी पूरी ये साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट कि जैसे ऑटोमन एम्पायर जब डिवाइड होगा तो ये एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा कि हम ले लेंगे, तो ये हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। और ये एरिया फ्रांस ले लेगा, तो ये फ्रांस के द्वारा कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमन का पार्ट, ठीक है। तो इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों एरियाज़ के बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाएगी और इस लाइन को कहा गया था ये साइक्स-पिकॉट लाइन, ठीक है। तो ये था पूरा ये साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट, ठीक है। फ्रांस के साथ ये हुआ था, 1916 का ये एग्रीमेंट था। फिर एक और डेक्लरेशन हुई थी, बैलफोर डेक्लरेशन, 1917 की ये डेक्लरेशन थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ये प्लेज किया था कि पैलेस्टीन को हम ज्यूज़ का जो है एक नेशनल होम बना देंगे, ठीक है। तो ये बात हुई थी। अब अरब्स और ज्यूज़ के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, इज़राइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट जो है विद टाइम चलता आ रहा है, अरब इज़राइल वॉर्स भी कहा जाता है। तो ये क्यों चलता आ रहा है विद टाइम, ये देखा गया कि ये जो सब चीज़ें चल रही थी, बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने इन अ वे, ये जो ब्रिटिशर्स का मैंडेट था, इस पीरियड ने ज्यूज़ का इमिग्रेशन देखा गया था इसमें पैलेस्टीन में, तो ज़्यादा ज्यूज़ जो हैं वो पैलेस्टीन में माइग्रेट हो रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी के द्वारा ज्यूज़ का जैसा परसिक्यूशन हुआ था, उससे ज्यूज़ का जो डिमांड था अपनी एक स्टेट का, पैलेस्टीन में एक स्टेट देखने की, वो डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये डिमांड बढ़ते बढ़ते अरब्स और ज्यूज़ के बीच में एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है, जिसको हम अरब इज़राइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं या अरब इज़राइल वॉर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर क्या हुआ था, 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने ये वोट किया था कि हम पैलेस्टीन को अरब्स और ज्यूज़ के बीच में स्प्लिट कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पर हुआ क्या, ज्यूज़ ने तो ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, पर अरब्स ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर लिया। ये अग्रीमेंट ऑफ़र दोनों को ही अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि अरब स्टेट्स जो थीं, कौन कौन सी थीं अरब स्टेट, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया, इन सब ने मिल कर के इन्होंने इज़राइल के ऊपर जंग छेड़ दी, इज़राइल के ऊपर वॉर स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने इज़राइल के साथ, जिसका परिणाम आगे क्या हुआ, इज़राइल वॉर जीत गया, इज़राइल वन द वॉर, इज़राइल जीत गया। अब इज़राइल ने जीतने के बाद क्या किया, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, ठीक है। इज़राइल ने अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करता गया टू पैलेस्टीन में अपनी टेरिटरी इज़राइल ने एक्सपैंड कर दी। तो अब पैलेस्टीन जो है, इज़राइल एक्सपैंड होते होते इतना एक्सपैंड कर गया कि अब पैलेस्टीन के पास सिर्फ छोटा सा इलाका बचता है, जिसको हम कहते हैं गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। सिर्फ ये इलाका बचा पैलेस्टीन के पास, ठीक है। अब ये पैलेस्टीन का जो रिफ्यूजी क्राइसिस था उसकी सिर्फ एक शुरुआत ही थी। अब पैलेस्टीन रिफ्यूजी क्राइसिस के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन होता है जिसको कहते हैं PLO होता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1964 में ये क्रिएट हो जाती है। फिर बहुत सारे वॉर्स होते हैं, 1956 में, 1967 में ये 6 दिन का वॉर चलता है। फिर 1973 में एक योम किपर वॉर होता है इज़राइल और अरब स्टेट्स के बीच में। फिर 1993 में ये जो PLO है, जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एकॉर्ड साइन करती है जिसको कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड साइन किया जाता है। इज़राइल के साथ ये अकॉर्ड साइन होता है जिसमें ये कहा जाता है कि पैलेस्टीन को एक सेल्फ गवर्नमेंट दी जाएगी, एक इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी। तो पैलेस्टीन की इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। और ये बनाई जाएगी कहाँ पर, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के लिए ये बना दी जाएगी इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट। इज़राइल क्या करता है, पर इज़राइल बैक ट्रैक कर देता है और इज़राइल ये मानने से ही इनकार कर देता है कि पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट या फ्री कंट्री है भी। तो इज़राइल तो सीधा सीधा मना कर देता है कि हम पैलेस्टीन को एक आज़ाद कंट्री मानते ही नहीं हैं। तो ये इशू जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब इज़राइल जो है
जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है यहाँ पर अपने सेटलमेंट्स और ज़्यादा बनाने शुरू कर देता है। फिर 2011 में पैलेस्टीन जो है एक डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च करता है यूएन की मेंबरशिप लेने के लिए, पैलेस्टीन के लिए ही। फिर उसी सेम साल में यूनेस्को में भी पैलेस्टीन को एडमिट कर लिया जाता है फुल मेंबर की तरह। बट पैलेस्टीन का अभी भी ये जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंट नेशन बनने का, ये अभी भी चलता आ रहा है। अब ये देखते हैं कि अरब का एंगेजमेंट जो है इज़राइल के साथ ये किस तरीके का है। अब यहाँ पर कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि अरब स्टेट्स जो हैं उनको इज़राइल के साथ एंगेज करने की नीड है। पहला रीज़न आता है कि नीड टू रीओरिएंट देयर इकोनॉमीज़। तो देखो अरब स्टेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनका पेट्रोलियम वगैरह आप देख सकते हो, उनका पेट्रो फ्यूल्ड आप कह सकते हो, पेट्रो डॉलर फ्यूल्ड इकोनॉमी है उनके पास, ठीक है। अब उनको क्या करना है कि ये जो इकोनॉमी उनकी पेट्रोलियम वगैरह उनका सब कुछ बहुत बढ़िया है और इतना जो पेट्रो डॉलर फ्यूल्ड इकोनॉमी है इसको उनको अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो अगर ये अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करेंगे तो कौन से सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा? टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स में। टेक्नोलॉजी में अगर डाइवर्सिफाई करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और टेक्नोलॉजी में बेस्ट कौन है? इज़राइल, ठीक है। तो इज़राइल के साथ अगर ये टेक्नोलॉजी लेते हैं और इज़राइल तो बेस्ट टेक्नोलॉजी इनको प्रोवाइड कर सकता है, तो इसमें किसका फ़ायदा है? इन्हीं का ही फ़ायदा होगा, अरब का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अरब स्टेट्स को टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स में अभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और इज़राइल सिंस टेक्नोलॉजी का लीडर है वेस्ट एशिया में, तो वो अरब स्टेट्स को मदद कर सकता है, ठीक है, एड कर सकता है अरब स्टेट्स को। तो सबसे पहला रीज़न तो ये आता है। फिर दूसरा है इन्हांस कोऑपरेशन विद इज़राइल। तो इज़राइल जो है वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है मिडल ईस्ट की, ठीक है। और ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है अरब स्टेट्स को। किस किस एरिया में? जैसे बायोटेक हो गया आपका, बायोटेक है, हेल्थ केयर हो गई, ठीक है, हेल्थ केयर है, डिफेंस है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी, साइबर सर्विलियंस आप मान लो, ठीक है। साइबर सर्विलियंस में इज़राइल बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ों में इज़राइल जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी अरब्स को प्रोवाइड कर सकता है। फिर नेक्स्ट चीज़ है थ्रेट फ्रॉम रेडिकल सुन्नी एक्सट्रीमिज़म। तो कुछ रेडिकल सुन्नी एक्सट्रीमिज़म से परेशान हैं जैसे अरब स्टेट्स और इज़राइल, सभी स्टेट्स इनफैक्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक स्टेट टेरर ग्रुप्स जो हैं उनका राइज देखा गया है। तो अरब स्टेट्स जो हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको ख़तरा तो है ही इनसे, तो इसीलिए जो ये थ्रेट देखा गया रेडिकल सुन्नी एक्सट्रीमिज़म से, इनको ख़त्म करने का और इनसे लड़ने का, इनको काउंटर प्रोवाइड करने के लिए अरब्स और इज़राइल का इंगेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा साबित होगा। फिर इनको ईरान को भी काउंटर करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपके जो अगर यूएस और इज़राइल जो है वो अभी अपना रीजनल कोऑपरेशन जो है वो इस्टेब्लिश तो कर ही रहा है, उनका दोनों का ही एक कॉमन एनिमी है, यूएसए का भी और इज़राइल का एक ही कॉमन एनिमी है, वो है शिया ईरान। तो ये शिया ईरान को काउंटर तो करना ही है, ठीक है। अगर ये इनको काउंटर कर लेते हैं और यूएई और इज़राइल का ये एंगेजमेंट बन जाता है तो उससे क्या होगा, जो सुन्नी अरब किंगडम्स हैं उनको फ़ायदा होगा, उनके लिए एक रास्ता बन के आएगा। यहाँ पर आप एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो ईरान का, कि अभी जो ईरान और चाइना की डील हुई है, ठीक है, जिसमें चाइना जो है वो ईरान के पेट्रोलियम ऑयल गैस रिजर्व्स में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, 25 साल का ये पैक्ट हुआ है और भी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, यूएसए ऑलरेडी परेशान तो है ही, तो ये काम आएगा यूएसए के लिए भी और आपके यूएई के लिए भी, सभी के लिए ये काम आएगा कि ईरान चाइना डील को काउंटर करे, ठीक है। ईरान चाइना डील को काउंटर करने के काम आएगा, जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है ना, तो इन सब के काम आएगा। तो ईरान को काउंटर करना ज़रूरी है। फिर आपको एड्रेस करना है, नीड टू एड्रेस थ्रेट ऑफ इस्लामिज़म और पॉलिटिकल इस्लाम। तो ये एक ट्रांसनेशनल कंसेप्ट है जो मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह कंसेप्ट्स को एम्बॉडी करता है। और क्या है कि बहुत सारे ऐसे गल्फ़ रूलर्स हैं जो इसको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देखते हैं अपनी डायनेस्टिक मोनार्कीज़ की तरफ। तो एक पॉलिटिकल इस्लाम वाला जो एक कंसेप्ट है उसके साथ जो एक थ्रेट आता है उसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है, ठीक है।
फिर आते हैं कि इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है एग्रीमेंट का। अब इस एग्रीमेंट का जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हम पढ़ेंगे वो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग सिग्निफिकेंस है। जैसे अगर हम यूएई की बात करते हैं तो यूएई को एक बेटर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाएगा। इस डील से क्या होगा कि ये डील जो है ईरान के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज का काम करेगा और बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा गल्फ़ और अरब नेशंस को। ठीक है, कैसे बायोटेक, हेल्थ केयर, डिफेंस, साइबर सर्विलेंस, ये जो बताया था मैंने आपको, उसमें भी साथ में क्या होगा कि अगर अरब नेशन जैसे यूएई अगर इज़राइल के साथ आ जाता है, मिल जाता है, ठीक है, और इनके साथ डील करने लग जाता है, तो बाकी के जो गल्फ़ और अरब नेशंस हैं वो भी इज़राइल के साथ एंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे और ज़्यादा। अब इज़राइल के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इसका कि इज़राइल को एक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ओपनिंग मिलेगी विद द बिग पावर्स इन गल्फ़। तो सिर्फ यूएई के साथ ही नहीं बल्कि बाकी के दरवाजे भी इज़राइल के लिए खुल जाएंगे। ठीक है, और उनकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखते हुए भी कि इज़राइल को एक सिक्योर प्रेजेंस मिलेगा गल्फ़ में और भी बड़े बड़े रीजन्स में। फिर सऊदी अरेबिया ब्लॉक के लिए क्या है, सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए कि उनका यूएसए के साथ एंगेजमेंट हो, अलाइनमेंट हो, इज़राइल के साथ हो, पैलेस्टीन को सपोर्ट करें। ठीक है, यही सब चाहिए सऊदी अरेबिया को, जो कि अरब पावर्स ने हिस्टोरिकली अपहेल्ड भी किया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि ये जो सऊदी अरेबिया ब्लॉक है वो अपना इंटरेस्ट अलाइनमेंट में देखता है यूएसए के साथ और इज़राइल के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है यूएसए की। यूएसए के लिए क्या आता है तो ट्रम्प का एक पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्लान था कि जिसके थ्रू वो इज़राइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहते थे। तो यूएसए को अगेन वही सेम चीज़ मिलती है। अगर ये अग्रीमेंट हो जाता है तो इस एग्रीमेंट को आप एक ईरान चाइना डील का काउंटर भी मान सकते हो यूएसए के लिए। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी ये डील। पैलेस्टीन के लिए अगर देखा जाए तो देखो, अगर पहले की अग्रीमेंट्स देखे जाएँ, अरब और इज़राइल के पीस अग्रीमेंट्स हुए तो थे, तो पर 2 अग्रीमेंट्स हुए थे जो मैंने आपको बताया था इजिप्ट और जॉर्डन के साथ, बट हुआ कुछ नहीं वहाँ पर। पैलेस्टीनियंस जो है वो अभी भी अपना कि कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं कुछ पता तो उनको अभी है नहीं। पैलेस्टीनियंस को सिर्फ एक वाइबल इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, जो कि अभी कहीं नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, फिर क्या है, इजिप्ट और इज़राइल के साथ जो पीस डील हुई थी उसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि इज़राइल एक ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी बना देगी वेस्ट बैंक और गाज़ा में। जॉर्डेनियन इज़राइली ट्रीटी हुई थी, उसमें वो इसलिए हुई थी क्योंकि इज़राइल ने अग्री कर लिया था कि हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाएंगे वेस्ट बैंक और गाज़ा में, तब जाके वो डील हुई थी, बट हुआ कुछ नहीं, उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर कंक्लूजन अब बेसिकली मोटा मोटा क्या निकल के आता है कि डील में काफ़ी पोटेंशियल है कि वो अरब इज़राइल रिलेशंस को अच्छे के लिए बदल सकते हैं। और ये भी दर्शाता है कि कैसे अरब कंट्रीज़ जो हैं वो पैलेस्टीनियन क्वेश्चन से धीरे धीरे पीछे ही जा रही हैं। क्वेश्चन अब ये उठ के आता है कि क्या यूएई ज्यूइश इस स्टेट को, इज़राइल को ये कन्विंस कर सकता है कि वो अब पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ में जो उनका ऑक्यूपेशन है, जो वहाँ पर वो अपना डेरा जमाए बैठे हैं और जो सेटलमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो क्या वहाँ से वो पीछे आ सकते हैं? क्या ये यूएई इज़राइल को कन्विंस कर सकता है कि वो थोड़ा सा अपना ऑक्यूपेशन वहाँ पर रिलैक्स कर दें, थोड़ा विड्रॉ कर लें? और इसी के बारे में बातचीत जो है वो अब चलती रहेंगी इनके बीच में। अगर इस तरीके का कुछ हो जाता है तो यूएई इज़राइल डील जो है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप बन के आता है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड और पीस बनाने में, शांति बनाने में मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक इस बारे में था। यहाँ पर एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाट आर अब्राहम अकॉर्ड्स, डिस्कस हाउ द इज़राइल गल्फ सिनर्जी कुड इम्पैक्ट इंडियाज़ रिलेशंस विद इज़राइल। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इंडिया का देखो, आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि जैसे इंडिया का एक प्रोमिनेंट स्टेक था ईरान में, चाबहार पोर्ट में एक्सेस मिलता उनको सेंट्रल एशिया के रूट में। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए प्रोवाइड करता है, ये डील ओपन करता है कि अगर आप रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हो, यहाँ पर इंडिया के मामले में आप रीजनल सिक्योरिटी की यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो बात, स्टेबिलिटी रीजन में बनाने के लिए ये भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएई और इज़राइल दोनों के साथ ही स्पेशल रिलेशंस एंजॉय करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। साथ में 2 स्टेट सोल्यूशन मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है इंडिया के लिए, 2 स्टेट सोल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट आप मेंशन
कर सकते हो। इज़राइल अगर का जो ये प्लान है सस्पेंशन का कि हम और एनेक्स नहीं करेंगे, ठीक है, और इज़राइल पैलेस्टीन के बीच में जो भी टॉक्स चलती हैं, तो इंडिया ने हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन की पॉलिसी को सपोर्ट ही किया है कि इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में ये सेटलमेंट जो है वो हो जाए, वो नेगोशिएट करने का इंडिया ने ट्राई किया है। फिर वेस्ट एशिया में पीस और स्टेबिलिटी रहे, ठीक है, पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो इंडिया के कंटेक्स्ट में, कि अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो एक बिग रेप्रोचमेंट होगी जो भी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ चलती आ रही हैं वेस्ट एशिया में इज़राइल और अरब के बीच में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इंडिया के एनर्जी सप्लाईज़ और एक्सपाट्रिएट पॉपुलेशंस में काफ़ी स्टेक्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली आपको अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में पहले बताना होगा और कैसे इज़राइल और गल्फ़ की सिनर्जी है वो इंडिया के रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकती है इज़राइल के साथ, ठीक है। तो ट्राई अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।